हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की व्याकरण की क्लास 7th का चैप्टर नंबर 16 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है एवीए। ठीक है, एवीए क्या का अर्थ, एवीए का जो अर्थ है वो क्या है? जिसका व्यय न हो अर्थात जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न हो। इस दृष्टि से अव्यय वे शब्द हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण परिवर्तित नहीं होते। ये सदा अपने मूल रूप में बने रहते हैं, इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। ठीक है, दादाजी प्रतिदिन घूमने जाते हैं। दादी जी हमें प्रतिदिन कहानी सुनाती हैं। तो आप देख रहे हैं प्रतिदिन घूमना, प्रतिदिन कहानी, लड़का तेज दौड़ा, लड़के तेज दौड़े। तो आप देख रहे हैं उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द अव्यय है क्योंकि इनमें किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं हुआ है। लिंग, वचन, कारक व काल आदि से अप्रभावित रहने वाले शब्द ही अव्यय कहलाते हैं। अव्यय के भेद, अव्यय के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। आप देखेंगे कि क्रिया विशेषण जो है बच्चों, वो जो है वो क्या है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। ठीक है, यहाँ चित्र दिए गए हैं, आप देखेंगे कम बोलो, कम बोला करो, मेहमान अंदर बैठे हैं, आकाश वहाँ व्यायाम करता है। उपयुक्त में कम, अंदर तथा वहाँ शब्द बोला करो, बैठे हैं तथा करता है आदि क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। इन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिणामवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पर मुख्य बिंदु देखेंगे, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब आप देखेंगे कि स्थानवाचक जो क्रिया विशेषण है वो क्या है? जो स्थान से संबंधित होते हैं। वे शब्द जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं अथवा क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं या कहते हैं। जैसे कृपया अंदर आइए, आप यहाँ बैठिए, तो स्थान की बात हो रही है, अंदर आइए और यहाँ बैठिए। इन वाक्यों में अंदर तथा यहाँ शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अंदर, यहाँ, वहाँ, कहाँ, इधर, उधर, दूर, दूर, पास, इस और आदि स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आप देखेंगे आज वर्षा हो रही है, वह तुरंत चली गई। ठीक है, इन उपयुक्त में आज तुरंत शब्दों से क्रिया के काल का बोध होता है, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अभी, कभी, प्रतिदिन, हमेशा, निरंतर, दिन भर आदि कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बच्चों देखेंगे अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आप देखेंगे वे शब्द जो क्रिया के होने या करने के ढंग अथवा रीति का बोध कराते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। प्रभात जल्दी जल्दी बोल रहा था, घोड़ा तेज दौड़ रहा था। इन वाक्यों में जल्दी जल्दी तेज शब्दों से क्रिया के होने के ढंग का बोध होता है, अतः यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कैसे, वैसे, ऐसे, ज्यों का त्यों, ठीक, गलत, धीरे धीरे आदि रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। परिणामवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया के परिणाम या मात्रा को बताते हैं, परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अधिक खाना हानिकारक है, शेफाली कम बोलती है। इन वाक्यों में अधिक तथा कम शब्द क्रिया के परिणाम का बोध कराते हैं, अतः ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। जरा, कुछ, कितना, पर्याप्त, बिल्कुल आदि परिणामवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग विशेषण तथा क्रिया विशेषण दोनों की भांति किया जाता है। जब ये शब्द संज्ञा या अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं तो विशेषण तथा क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब देखेंगे कि मैं आज बहुत दौड़ा, तो ये क्या है? क्रिया विशेषण है। उसने आज बहुत आम खाए, विशेषण है। वह बहुत तेज चलता है, क्रिया विशेषण है। और इस तलवार की धार तेज है, विशेषण है। अब यहाँ आप देखेंगे बच्चों स्मरणीय बिंदु, स्मरणीय बिंदु देखेंगे
स्मरण बिंदु में है बच्चों लिंग, वचन, कारक व काल आदि से अप्रभावित रहने वाले शब्द ही अव्यय कहलाते हैं। अव्यय के चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषम्य बोधक। क्रिया विशेषण के चार भेद है, स्थान, काल, रीति, क्रिया विशेषण, परिणाम विशेषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है संबंध बोधक। ठीक है, आगे है बच्चों संबंध बोधक, जिसमें चित्र दिए गए हैं। नदी किनारे एक कुटिया थी, दादाजी छड़ी के सहारे चलते हैं, सूरज पूरब की ओर से निकल रहा है। इन विषयों में रंगीन शब्द के किनारे के सहारे की ओर संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनके दूसरे शब्दों से संबंध बता रहे हैं, अतः ये संबंध बोधक है। प्रथम वाक्य में के किनारे शब्द नदी के साथ आया है और कुटिया से संबंध बता रहा है। द्वितीय वाक्य में के सहारे शब्द दादा के साथ आया है और छड़ी से संबंध बता रहा है। तृतीय वाक्य में बच्चों, तृतीय वाक्य में की और शब्द सूर्य के साथ आया है और पूरब से संबंध बता रहा है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। संबंध के भेद, संबंध बोधक के दो भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक के दो भेद हैं। संज्ञा या सर्वनाम उपसर्ग के बाद आने वाले अविकारी शब्द, जैसे मैदान के आगे एक घना बाग है और ठंड के मारे जान निकली जा रही है। संज्ञा या सर्वनाम के आगे बिना पैसर्ग के प्रयोग, जैसे पीठ पीछे निंदा न करो, वे बच्चों सहित घर आए। अर्थ के आधार पर है, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के 6 भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं। कालवाचक, जैसे कि बाद के, पहले के, पश्चात आदि। स्थानवाचक है, के समान, के आगे, के बीच आदि। समानतावाचक है, के समान, के तरह, के बराबर आदि। विरोधवाचक, जैसे के विपरीत, के विरुद्ध आदि। संबंध बोधक, जैसे के साथ, के संग आदि। साधनवाचक, जैसे के सहारे, के द्वारा आदि। अब आप देखेंगे कि संबंध और क्रिया विशेषण में अंतर। कुछ स्थान और कालवाचक संबंध बोधक भी हैं और क्रिया विशेषण भी। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक कहलाते हैं, और जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तब ये क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। जैसे वासु यहाँ पढ़ता था, क्रिया विशेषण है। तुम अपने गुरुजी के यहाँ पढ़ते थे, संबंध बोधक है। अंदर मत आओ, क्रिया विशेषण है, और घर के अंदर कोई है, संबंध बोधक है। स्मरण बिंदु, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध व्यक्त करते हैं, उन शब्दों को हम बताते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक के दो भेद हैं, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब देखेंगे समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में है बच्चों, चित्र दिए गए हैं। राम और लक्ष्मण दोनों ही हमारे आदर्श हैं। मैंने फोन किया था लेकिन उसने बात नहीं की, मुझे पूरा यकीन है कि चोरी इसी ने की है। तो आप देखेंगे उपयुक्त में लेकिन, तथा, की, वो, ध्यान से देखो, ये दोनों शब्दों से वाक्यों अथवा दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, अतः ये समुच्चय बोधक हैं। प्रथम वाक्य में और शब्द राम और लक्ष्मण, इन दोनों शब्दों को जोड़ रहा है। आप देखेंगे द्वितीय वाक्य में ये में लेकिन शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तृतीय वाक्य में की शब्द भी दो वाक्यों को जोड़ रहा है। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों उपवाक्यों को वाक्यों में जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अब देखेंगे समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के 3 भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, विकल्प सूचक समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक होता है बच्चों, समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं, संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक और तथा एवं आदि। जैसे प्रताप और विजय पड़ोसी हैं, प्रीति तथा नेहा सहेली हैं। विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक न या आदि, जैसे मीकू या चीकू आया था, पढ़ो या न पढ़ो, मुझे कुछ लेना देना नहीं। विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक किंतु, परंतु, बल्कि, पर आदि। जैसे उसने तो बुलाया पर मैं नहीं गया, वर्षा तो हुई परंतु गर्मी कम नहीं हुई। परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, इसलिए, अतः, अतएव। जैसे वर्षा हुई इसलिए मेढक बोलने लगे, उसने मेहनत की अतः वह पास हो गया। व्याधिकरण समुच्चय बोधक क्या है बच्चों? जो शब्द आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। आप देखेंगे जैसा बोओगे वैसा काटोगे, उदाहरण है ये, मैं जो ही आया त्यों ही वह चला गया। इस प्रकार, क्योंकि यदि
तो, चाहे, कुछ भी हो, यद्यपि, तथापि, जब, तक, ज्यो ही, त्यों ही आदि शब्द व्याधिकरण समुच्चय बोधक हैं। अब विकल्प सूचक समुच्चय बोधक है बच्चों, जो विकल्प प्रकट करते हुए भी शब्दों वाक्यों को जोड़ते हैं, विकल्प सूचक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे तुम मेरी सुनोगे अथवा मैं जाऊं, चाय लोगे या कॉफी, अन्यथा, अथवा, पर आदि विकल्प सूचक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। आप देखेंगे जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के उपवाक्यों से जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक के 3 भेद होते हैं, समाधिकरण समुच्चय, व्यधिकरण समुच्चय बोधक और विकल्प समुच्चय बोधक। आगे बढ़ते हैं। आगे है विषम्य बोधक। ठीक है, विषम्य बोधक बच्चों बहुत सरल है, इसे समझना और पढ़ना भी बहुत आसान है। आप देखेंगे यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, वह क्या छक्का मारा, अरे यह चोट कैसे लगी, छी छी कैसे गंदगी पड़ी है। उपयुक्त वाक्यों में वह, अरे, छी छी शब्द किसी न किसी प्रकार के भावों को प्रकट कर रहा है, जिसमें हमें भावना दिखाई देती है, वह हमारा विषम्य बोधक होता है। वह शब्द उत्साह का, अरे शब्द आश्चर्य तथा छी छी शब्द घृणा के भावों को प्रकट कर रहा है। ये सभी शब्द विषम्य बोधक शब्द हैं। जो शब्द हर्ष, घृणा, शोक, आश्चर्य, भय, दुख, उत्साह आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें हम विषम्य बोधक कहते हैं। विषम्य बोधक के अन्य यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं बच्चों, इन्हें पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। मन के भाव शब्द चेतावनी सूचक, जो चेतावनी सूचक होता है वह होता है सावधान, होशियार, खबरदार, बचो। ठीक है, संबोधन सूचक क्या होता है, अजी, लो, ओ, हे, अरे, रे। ठीक है, हर्ष सूचक जो होता है वो होता है शाबाश, आहा, वाह वाह, धन्य धन्य। घृणा सूचक होता है छी छी, धत, दूर। आश्चर्य सूचक होता है अरे, क्या, ए। शोक सूचक होता है आहा, ऊ, हाय, हा हा। स्वीकृति सूचक होता है जी, ठीक है, अच्छा। शोक, हर्ष, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। स्मरणीय बिंदु, जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय, दुख, उत्साह आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें हम विषम्य बोधक कहते हैं। इन शब्दों के साथ विषम्य सूचक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों पाठ आपका यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले पाठ में इसी तरह। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।